कि भैरव सिंह जी की वजह से आप सक्रिय राजनीति में आए। भैरव सिंह जी राजनीति में आजाद शत्रु थे। भैरव सिंह जी ऐसे वटवृक्ष थे कि उनके नीचे बहुत से लोगों को पनपने का मौका मिलता था। भैरव सिंह जी धरती पुत्र थे। भैरव सिंह जी थे। और भैरव सिंह जी ने आपको अच्छी तरह से तराश कर एक ऐसा राजनेता बनाया। व्यक्ति की खूबियों को किस प्रकार तराशा जा सकता है, वो राजनीति के शिल्पीकार थे, वो घटना जानते थे। चलता फिरता राजनीतिक विश्वविद्यालय, उनके साथ काम करने का आनंद ही कुछ और था। भैरव सिंह जी थे। भैरव सिंह जी बनना हर आदमी की बस की बात नहीं। ऐसी लाइब्रेरी थी कि उनको अगर एक पन्ना भी कोई पढ़े तो निश्चित तौर पर कामयाब राजनीतिक बन सकता है। आपातकाल के वक्त आपके कॉलेज की जो राजनीति है वो चल रही होगी 1975-76 के आसपास में। देश में आपातकाल लगा हुआ, भेड़ बकरियों की तरह मजदूरों को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था। हमारे उस महाविद्यालय से थोड़ी दूर पर एक कैंप खोला गया और जबरन नसबंदी का एक क्रम चालू किया गया। लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम किया गया और उस समय राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार ने संपादकीय खाली छोड़ना प्रारंभ कर दिया। मैं समझता हूँ कि उस बात को जब याद करते हैं, 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान की 16वीं विधानसभा के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन एक परिणाम जिसने पूरे राजस्थान को चौंकाया वो था तारानगर विधानसभा का परिणाम, जहां से आप चुनाव जीत नहीं पाए। आपको नहीं लगता था कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे थे वो आपके लिए सेफ सीट थी, आपको उस सीट को नहीं छोड़ना चाहिए था? उस हार को भी मैं स्वीकार करता हूं। जब मैं इस हार के पीछे जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण, जातियों की गोलबंदता कई बार राजनीति को बदल देती है, तो तारानगर में बदलेगी, इसलिए उसमें मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती भी है। आज मेरी जगह पर जो हरलाल साहब चूरू के विधायक है, आज भी उनका कार्यालय मेरे ही घर से चलता है, मेरे ही घर से वो अपनी गतिविधियां करते हैं। हमारे बीच में एक तारजता भी अंतर नहीं है। मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, वो भी जाट समुदाय से। मेरे दूसरे दोस्त सांवरलाल जी जाट, जो मेरे साथ मंत्री रहे, वो भी जाट समुदाय से। बिहार में जो एनडीए का माहौल है अभी, उसमें जन स्वराज पार्टी, ऐसा माना जा रहा है कि चैलेंज कर रही है बीजेपी या एनडीए को। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत चुनौती के रूप में? बिल्कुल नहीं। एक तारीख 23 अक्टूबर 2006 दारा सिंह एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर के आरोप आप पर भी लगते हैं। जिस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि दारा सिंह एनकाउंटर में सीबीआई मुझे चार्जशीट कर रही है, मैं गिरफ्तारी के लिए जा रहा था या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, उस समय मैंने कहा था मैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में आपके मुख्यमंत्री महोदया के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे। वसुंधरा जी का एक विजन था, राजस्थान को विकास के पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके साथ काम करने में हमें सुकून महसूस भी हुआ। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ वसुंधरा जी बड़ी विजनरी लीडर थी। अंदर खाने हुक्म ये बात चल रही है कि चुरू में एक नई विधानसभा का गठन होने जा रहा है, बालेरी विधानसभा। राजस्थान के एक ऐसे कद्दावर नेता जो अपनी राजनीतिक सूझबूझ से सत्ता के समीकरणों को बदलने का मादा रखते हैं। 1990 से 2023 तक राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाले, 9वीं से 15वीं लगातार 7 विधानसभाओं में अपनी आवाज मजबूती से उठाने वाले, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, सीनेटर रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ आज हमारे साथ हैं। अल्टीमेट इंडिया 360 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करणीदान चारण। जय करणी जी रोको। अल्टीमेट इंडिया 360 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हुक्म, आपके पिताजी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको पढ़ने के लिए भेजा था, आप नेताजी बन गए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस दिन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहा था, बिल्कुल मकसद नहीं था कि राजनीति के क्षेत्र में कभी जाना होगा। अकस्मात ही छात्रों की बात करते करते, छात्र संघों की राजनीति करते करते और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी की पदयात्रा में शामिल होने के बाद धीरे धीरे व्यक्तित्व का राजनीतिकरण होता चला गया। स्नेह मालूम नहीं पड़ा, छात्र संघ का अध्यक्ष बना, छात्र सीनेटर बना, युवा जनता का प्रदेश अध्यक्ष बना और उसके बाद लगातार संगठन में काम करते हुए युवाओं की राजनीति करते करते राजनीति में परोक्ष रूप में आने का मुझे मौका मिला। जैसा कि आपने फरमाया हुक्म कि व्यक्तित्व का राजनीतिकरण होता गया, आज आप राजस्थान की राजनीति के प्रमुख पावर सेंटर में से एक हैं। हुक्म, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भैरव सिंह जी शेखावत के समय आपकी यात्रा शुरू हुई। आपका जो 1990 का चुनाव था उसको आप पहली बार जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और उस समय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में थे। उसके बाद 1993 में आप अपना दूसरा चुनाव जीतते हैं और राजस्थान की सरकार में आप मंत्री बन जाते हैं। हुक्म, भैरव सिंह जी के साथ यादें किस तरीके से रही, उनसे क्या सीखने को मिला? भैरव सिंह जी राजनीति में आजाद शत्रु थे। भैरव सिंह जी विश्वविद्यालय
राजनीतिक रूप से चलता फिरता राजनीतिक विश्वविद्यालय था। भैरव सिंह जी ऐसे वटवर्क्स थे कि उनके नीचे बहुत से लोगों को पनपने का मौका मिलता था। वो राजनीति के शिल्पीकार थे, वो गढ़ना जानते थे, व्यक्ति की खूबियों को किस प्रकार तराशा जा सकता है, ईमानदारी का, सुचिता की राजनीति का एक वो प्रतीक थे। उनके साथ काम करने का आनंद ही कुछ और था। और उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को जिस प्रकार जिया, मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान की राजनीति में बिरले व्यक्तित्व होंगे। भैरव सिंह जी धरती पुत्र थे। उनकी अनेक योजनाएं आज भी भारत सरकार का हिस्सा बना हुआ है और वर्ल्ड बैंक तक ने उनकी योजना को सराहा। गरीब को गणेश मानकर सेवाओं का क्रम जो उनके समय में मैंने चलते देखा, अनवर्त वही आधार बना अन्य भारतीय जनता पार्टी के शासन का, जो भैरव सिंह जी के शासन का पहले शासन का आधार था। आपके हुक्म शुरुआती जो छात्र जीवन की राजनीति थी उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। आप पहले सीनेटर बने, उसके बाद आप छात्र संघ अध्यक्ष बने। उस दौरान एक घटना जिसका आप खुद भी वर्णन करते हैं, उसको बताते हैं कि कुलपति के ऑफिस पर आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने 48 घंटे तक लगभग कब्जा किया। हुक्म उसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी? छात्र संघों की राजनीति करते हुए एक आंदोलन चला। एक 11 सूत्री मांग पत्र कुलपति को दिया गया था जी। तत्समय के कुलपति जिस वक्त हम प्रदर्शन करके अपने ज्ञापन देना चाहते थे, वो अपने कार्यालय में नहीं थे और उसी आपाधापी के अंदर उस कुलपति सचिवालय के अंदर चले गए और कुलपति सचिवालय पर सारे छात्रों ने कब्जा कर लिया। जी। उस समय छात्र संघों के साथ छात्रों का समर्थन वर्चुअली बहुत रहा करता था, वास्तविक रूप से बहुत रहा करता था और छात्र संघों के साथ, चुने हुए छात्र संघों के साथ उस तत्समय के छात्रों का जुड़ाव रहता था। और उस समय वेद प्रकाश जी त्यागी, जस्टिस वेद प्रकाश त्यागी कुलपति थे। वो दिल्ली गए हुए थे, उनका मेरे से टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने कहा मैं बात के लिए तब आऊंगा जब जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो कुर्सी मेरी है, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उनसे ही कहा, मैंने कहा आपने ये कैसे सोच लिया कि आप जिस कक्ष में प्रवेश करोगे मैं कुर्सी पर बैठा रहूंगा, आप सामने आएंगे, ये कैसे संभव है? एक टीचर और टोट के संबंध है, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के संबंध है, एक कुलपति के और छात्र संघ अध्यक्ष के संबंध है। मैं उस मर्यादाओं को जानता हूं और यही हुआ। जो ही वो आए हम सब लोग उनके सामने खड़े हो गए और फिर वही सिलसिला बातचीत का और सब होता रहा। उन्हीं संस्कारों, उन्हीं मर्यादाओं के दम पर, उन्हीं को अनुकरित करते हुए आप राजस्थान के सत्ता के शीर्ष पर आज पहुंचे हैं। हुक्म, आप जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, ये माना जाता है कि आपकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पूर्व प्रधानमंत्री जिनका आपने जिक्र भी किया, चंद्रशेखर जी की तरह है। हुक्म, छात्र संघ में और छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में और उसके बाद चंद्रशेखर जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहा, किस तरह से रहा? चंद्रशेखर जी कांग्रेस में युवा तुर्क के रूप में उनकी बहुत बड़ी पहचान थी जी। पर बेबाकी से अपनी बात को कहना और विशेष तौर पर जब देश में आपातकाल लगा, लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराए, चंद्रशेखर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय की तानाशाह और उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का डटकर मुकाबला किया, विरोध किया। और जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी पर उन्होंने न केवल अपने खुद के जो समाचार पत्र युवा तुर्क के रूप में निकालते थे उसमें लिखा, बल्कि सार्वजनिक वक्तव्य देकर अपना गुस्से को जाहिर किया। एक ऐसा व्यक्ति जो इब्राहिम पट्टी छोटे से गांव से निकलकर, जिन्होंने गरीबी जीवन में देखी हो और जिन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान को पैरों से नापा हो, चंद्रशेखर जी की यात्रा, पदयात्रा आज भी उसका कोई तोड़ नहीं। उतनी लंबी पदयात्रा किसी राजनेता ने नहीं निकाली। इसलिए वो इस हिंदुस्तान की आत्मा को जानते थे और जब बेबाकी से उनकी बात को सुनते थे, वो हिंदुस्तान में हर उस वर्ग की कशिश और हर उस वर्ग की पीड़ा को समझते थे, उसको दूर करना चाहते थे, हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। इस प्रकार के नेता बिरले ही होते हैं। उनसे एक अपनत्व का भाव मिला, संघर्ष का किस प्रकार किया जाता है उसका संदेश मिला और यही कारण है कि आज भी मैं उन्हें अपना आदर्श के रूप में देखता हूं। हुक्म, आपातकाल की बात आपने करी। आपातकाल के वक्त आपके कॉलेज की जो राजनीति है वो चल रही होगी 1975-76 के आसपास में।
उस तरीके की उस समय की कोई ऐसी घटना जो आपके जीवन पर असर की गई हो, उस मतलब एक प्रकार से जिसको आप भूल नहीं सकते, खराब दृष्टिकोण में कोई घटना ऐसी जिसका। देखिए, मुझे आज भी याद आता है जब मैं हनुमानगढ़ में अपनी बीएससी की अंतिम परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। जी। देश में आपातकाल लगा हुआ था। भेड़ बकरियों की तरह मजदूरों को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था। हमारे उस महाविद्यालय से थोड़ी दूर पर एक कैंप खोला गया और जबरन नसबंदी का एक क्रम चालू किया गया। लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम किया गया। और उस समय सबसे बड़ी बात थी कि राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार ने संपादकीय क्योंकि लिखने पर सेंसरशिप थी, खुला खाली छोड़ना प्रारंभ कर दिया। मैं समझता हूं कि उस बात को जब याद करते हैं और उस समय जिस प्रकार की जीवटता लोगों ने दिखाई, राष्ट्रीय सेवक संघ ने जिस प्रकार का अंडरग्राउंड अभियान चलाया उस लोकशाही को बचाने के लिए, और जिस प्रकार की प्रताड़ना की गई। आज घनश्याम तिवारी जी है, उससे मुझे याद आ रहा है घनश्याम तिवारी जी की जिस प्रकार की निर्मम पिटाई हुई और जिस प्रकार उसके बाद भी वो नारे लगाते रहे, वो जीवटता वाली बातें वो याद आते हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि इस देश को कोई ना कोई खासियत ऐसी है कि आज हमारे पड़ोसी मुल्कों में लोकतंत्र समाप्त हो गया, पर हम आज भी लोगों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र की जननी इस देश को कहते हैं। यही इस देश की खूबी है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी को राजस्थान की जनता प्यार से बाबू शाह के नाम से पुकारती थी। आज की तारीख में बाबू शाह का जो सरनेम है, उसका जो टैग है, उस नाम से आपको पुकारा जाता है। उस अमानत को, उनकी उस लेगेसी को आप किस रूप में देखते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आज की तारीख में कि उनके कुछ। भैरव सिंह जी के आदर्श राजनीतिक जीवन को आज मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि उनके साथ मैं कहीं अपने आप को बराबर पाता ही नहीं। उनके पद चिन्हों को देखूं, यही इससे भी आगे देखने के लिए कभी मेरी हिम्मत और औकात नहीं रही। भैरव सिंह जी थे। भैरव सिंह जी बनना हर आदमी के बस की बात नहीं। अब कौन व्यक्ति को किस नाम से क्यों पुकारते हैं, ये आम लोगों के मन की बात है। मैं उस आदर्श राजनीतिज्ञों को और उस अपने सार्वजनिक जीवन को आदर्श से जीने वाले व्यक्ति को आज भी इस लोकतंत्र का पुरोधा मानता हूं। इसलिए उनके समकक्ष की बात सोचना ही मैं समझता हूं मेरे जहन में कभी आ ही नहीं सकता। ये आपका बड़प्पन है हुक्म, लेकिन जनता को जिस नेता में उनकी छवि दिखती है, वो जनता उसी नाम से उनको पुकारना शुरू करती है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं जी सोच भी नहीं सकता। हुक्म, ऐसा माना जाता है कि भैरव सिंह जी की वजह से आप सक्रिय राजनीति में आए और भैरव सिंह जी ने आपको अच्छी तरह से तराश कर एक ऐसा राजनेता बनाया जो राजस्थान की राजनीति को आज की तारीख में एक प्रकार से प्रमुख पावर सेंटर के रूप में कहे, या जनता की भलाई के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला नेता कहे, या फिर ऐसा माना जाए कि चुरू जहां से आप चुनाव लड़ते थे, इटारानगर जहां से आप राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते थे, वहां के हर घर तक, हर व्यक्ति तक आपकी पहुंच है। एक मास लीडर के रूप में आपकी जो पहचान बनी, उसमें कहीं ना कहीं उस समय बाबू साहब के उस जो निश्चित आपके। तौर पर भैरव सिंह जी जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तब उनके पास जब भी जाता था कुछ ना कुछ सीख कर आता था। जी। छात्र संघ के अध्यक्ष के दो राह पर चलने के दो रास्ते सामने खड़े रहते हैं। एक रास्ता जिस प्रकार की उच्छृंखल जिंदगी उस वक्त होती है, वो रास्ता एक असामाजिक गतिविधियों की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता समाज के निर्माण की ओर ले जाता है। उनकी सीख और उनके जब कभी भी किसी भी आंदोलन में, किसी भी छात्रों के संघर्ष में कोई बात हुई, उनकी सटीक सीख ने मुझे सही रास्ता दिखाया। उन्होंने तराशने का काम किया। और राजस्थान की विधानसभा में जब मैं पहली बार गया, उससे लेकर जब तक विधानसभा में भैरव सिंह जी रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे प्रतिपक्ष के नेता रहे, हमेशा उन्होंने विधानसभा में हर गतिविधि में न केवल भाग लिया बल्कि अच्छा बोलने पर शाबाशी दी और गलती करने पर उन्होंने बुलाकर उसको दुरुस्त करने की बात की। वो तो चलती फिरती राजनीति की एक यूनिवर्सिटी थी, ऐसी लाइब्रेरी थी कि उनको अगर एक पन्ना भी कोई पढ़े तो निश्चित तौर पर कामयाब राजनीतिक बन सकता है। 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान की 16वीं विधानसभा के परिणाम आते हैं। परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन एक परिणाम जिसने पूरे राजस्थान को चौंकाया वो था तारानगर विधानसभा का परिणाम, जहां से आप चुनाव जीत नहीं पाए। आपको नहीं लगता था कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे थे
वो आपके लिए सेफ सीट थी, आपको उस सीट को नहीं छोड़ना चाहिए था? देखिए, मैं तारानगर से एक बार पहले भी विधायक रह चुका जी। हूँ। वहाँ के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, लेकर गए, पर जिस प्रकार की गोलबंदियां हुई उसमें मैं किसी को दोष नहीं देता। मेरे में ही कुछ कमजोरियां थी कि प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए मैं उनका विश्वास नहीं जीत पाया, और वहाँ के मतदाताओं ने भरपूर मत भी दिए, 96-97 हजार मत दिए। जी। पर पब्लिक का फैसला सिरोधारी है, जनता का फैसला सिरोधारी है। इसलिए उस हार को भी मैं स्वीकार करता हूँ। जब मैं इस बात का श्रेय लेता हूँ कि मैं 7 बार लगातार जीता, तो मुझे हार को भी उसी स्प्रिट में स्वीकार करनी चाहिए जो मैं स्वीकार करता हूँ। इस हार के पीछे जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण कितना बड़ा फैक्टर रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। अभी मैं बिहार के चुनाव में भी एक जिले को देख रहा हूँ, जी। और राजनीति के अंदर जातियों की गोलबंदता और तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जी। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती भी है। बिल्कुल। इसलिए जिस प्रकार तत्समय कुछ इस प्रकार की बातें होती है, तो उससे कोई कोशिश करने पर भी कई बार उस गोलबंद को भेद नहीं पाते। मेरी राजनीति के अंदर हमेशा ये रहा कि हर समाज को साथ लेकर चलने की बात थी। आज मेरी जगह पर जो हरलाल सारण चूरू के विधायक हैं, आज भी उनका कार्यालय मेरे ही घर से चलता है, मेरे ही घर से वो अपनी गतिविधियां करते हैं। हमारे बीच में एक तारजता भी अंतर नहीं है। मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, वो भी जाट समुदाय से जी थे। बिल्कुल। मेरे दूसरे दोस्त सांवरलाल जी जाट, जो जाट। मेरे साथ मंत्री रहे, वो भी जाट समुदाय से थे। इसलिए इन सब के बावजूद भी जातियों की गोलबंदता कई बार राजनीति को बदल देती है। तारानगर में बदली गई, इसलिए उसमें मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ। आपकी जो सीट थी चुरू, वहां से हरलाल जी सहारण को आपकी कहने पर ही टिकट दिया गया, और उन्होंने जीत भी हासिल करी। उनके 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा वो आपकी बड़ा अच्छी उम्दा सीट थी और कार्यकाल। परंपरागत सीट थी? मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरी ईमानदारी की राजनीति की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की राजनीति की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी चेष्टा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और सर्व धर्म संभाव और सर्व जाति संभाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनके काम को मैं अच्छा आंकता हूँ। जैसा कि भैया आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया, आप अभी काफी दिनों से बिहार में थे, वापस बिहार पधारने वाले हैं। वहां भी आपको संगठन में काम मिला हुआ है, आप उसको बखूबी निभा रहे हैं। अ, बिहार में जो एनडीए का माहौल है अभी, उसमें जन स्वराज पार्टी, ऐसा माना जा रहा है कि चैलेंज कर रही है बीजेपी या एनडीए को। परिस्थितियां क्या है वहां पे अब देखिए, आज की वहाँ तारीख में? वहाँ मतों रियलिटी ऑफ का ग्राउंड क्या है? वहाँ मतों का ध्रुवीकरण एनडीए और महागठबंधन के बीच में हो गया है। जी। महागठबंधन का नेतृत्व लालू यादव जी का जनता दल कर रहा है। उन्होंने उस जंगल राज को देखकर लोगों में कंपकपी आती है। इसलिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का विकास और डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी ने जिस प्रकार बिहार पर मेहरबानी की, तेजी से आगे बढ़ता हुआ बिहार, और उसी तेजी से बढ़ते हुए बिहार के साथ हमरा होने के लिए आतुर बिहार के लोग इस बार पहले से भी बड़े बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत बिल्कुल चुनौती के रूप नहीं, में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यकाएक किसी पार्टी को बना लेना, किसी संगठन को बना लेना, एक स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, वो अच्छे हो, पर सेफोलॉजिस्ट पर जी। पर नीचे पर धरती की राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं। बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। यकाएक आकर राजनीतिक दल का गठन करके वो सोचते हैं कि एनडीए के वोटों पर सेंध लगा देंगे, इसमें कामयाब नहीं होंगे। आपको लग रहा है कि सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? हुक्म, एक तारीख 23 अक्टूबर 2006 दारा सिंह एनकाउंटर होता है, और उस एनकाउंटर के आरोप आप पर भी लगते हैं। मैं उस बात के साथ ये बात जोड़ दूं कि कुछ समय के बाद में माननीय कोर्ट ने आपको क्लीन चिट भी दे दी। लेकिन जब ऐसा होता है कि हमें अंदर से ये पता होता है कि हम आरोपी नहीं हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, और वो समय जब हम जेल में रहें या उन आरोपों से पीड़ित रहें, मन को किस तरह से व्यथा होती है, कितना दुखी एक होता है मन को? एक निर्दोष व्यक्ति जब कभी भी किसी प्रकार के कुचक्र में आता है, मन व्यथित होना एक आम बात होती है। जी। जिस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि दारा सिंह एनकाउंटर में सीबीआई मुझे चार्जशीट कर रही है, मैं गिरफ्तारी के लिए जा रहा था या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था, उस समय मैंने कहा था मैं कुंदन बन के इस तप में निकल कर आऊंगा, और निश्चित तौर पर अदालत के फैसले ने मुझे बेदाग साबित किया। और उसके बाद मैं लगातार 3 चुनाव और जीत चुका हूँ।
इसलिए कभी कभी इस प्रकार की घटना, और ये कांग्रेस का जो स्वभाव रहा है संस्थाओं का इस्तेमाल करके नेताओं को प्रताड़ित करने का, उसी का एक परिणाम दारा सिंह इनका। वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी आप मिनिस्टर रहे, भैरव सिंह जी के कार्यकाल में तो आप मिनिस्टर रहे ही, उसका जिक्र तो वैसे भी हुआ। वसुंधरा जी के कार्यकाल में आपके मुख्यमंत्री महोदया के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे। उनके कार्यकाल में ऐसी क्या चुनौतियां रही जो काम आप कर भी पाए और मन को संतुष्टि भी मिली कि चलो हम उन चुनौती से निपट भी पाए? वसुंधरा जी का एक विजन था। राजस्थान में उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी वृद्धि हुई वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वो अनेकों योजना लेकर आए, राजस्थान को विकास के पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया, और उनके साथ काम करने में हमें सुकून महसूस भी हुआ। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ वसुंधरा जी बड़ी विजनरी लीडर थी। अंदर खाने हुक्म ये बात चल रही है कि चुरू में एक नई विधानसभा का गठन होने जा रहा है, भालेरी विधानसभा। कौन कह सकता है? इलेक्शन कमीशन के जब तक वो कमेटी बनेगी नहीं जी जब तक सेंसस होगा नहीं, जी ये सब कपोल कल्पित बातें। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इस पर मेरे को क्या कोई अधिकार आज किसको है? किसी को अधिकार नहीं है, सरकार को भी अधिकार नहीं। हुक्म 1990 की जो राजनीति थी और आज की राजनीति को जिस तरह से आप देख रहे हैं, उसमें कितना बड़ा जमीनी अंतर पा रहे हैं? निश्चित तौर पर बड़ा अंतर है। उस समय जनता के लोग नेताओं के पास जाकर कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब हर व्यक्ति अपना को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कहता है कि ये तय करता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। धनबल का प्रभाव बड़ा है, जातियों का प्रभाव बड़ा है, और राजनीति में धरती पर काम करके आगे बढ़ने वालों की संख्या कम हुई। हुक्म राजस्थान की राजनीति में आप सबसे फिट और स्मार्ट नेता माने जाते हैं। लगभग आपकी उम्र 70 के आसपास होने जा रही है। इस फिटनेस और इस जवानी का राज क्या है हुक्म? मैं हमेशा से शरीर को सुबह सुबह कष्ट देता हूँ, व्यायाम करता हूँ और मस्त रहता हूँ। आपने हमें समय दिया, अपने व्यस्तम शेड्यूल में से निकालकर समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शो। नमस्कार, देखते रहिए अल्टीमेट इंडिया 360। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं करणिदान चारण अल्टीमेट इंडिया 360 पर आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब हमने सफर शुरू किया था तब हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि हमारी व्यूअरशिप इतनी शानदार रहेगी। इतनी शानदार का मतलब है हमारे चैनल को लगभग 4 महीने और कुछ दिन हुए हैं, और हमारे चैनल को आपके प्यार विश्वास ने 1 करोड़ से ऊपर की व्यूअरशिप दे दी है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा वीडियो प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। 1 मिलियन अपने आप में बहुत अच्छा फिगर माना जाता है, और वो भी प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे करें, वो आपका भरोसा और विश्वास ही है, जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस चैनल को आपके प्यार, भरोसा और विश्वास ने दुनिया के 7 देशों में, जिसमें भारत, नेपाल, इटली, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और यूएई शामिल है, इन 7 देशों में ये चैनल आज की तारीख में देखा जा रहा है। इस सफर में हमारे बहुत से साथी रहे। इस सफर में बहुत जगह हमें सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है आप अल्टीमेट इंडिया 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। इस सफर में हमें बहुत सारे क्षण ऐसे मिले जब हमें गौरव की अनुभूति हुई। जब कर्नल मानवेंद्र सिंह जी जसवाल ने कहा कि अपने ही संस्कारों का चैनल है, जब महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह जी ने कहा कि आप पॉडकास्ट बहुत अच्छी खासी रिसर्च करके लेने आते हैं, जब महेंद्र प्रतापपुरी जी ने कहा कि मेरे आज तक के सबसे अच्छे पॉडकास्ट में से ये पॉडकास्ट है, जब जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम जी चौधरी ने कहा कि अल्टीमेट इंडिया 360 के माध्यम से जनता अपनी समस्याएं मुझ तक पहुंचा सकती है, मैं उन पर गौर करूंगा, जब भीनमाल के पूर्व विधायक पूराराम जी चौधरी ने कहा कि अल्टीमेट इंडिया वाकई में अच्छा काम कर रहा है, इनकी टीम बहुत शानदार और अच्छी है, ये प्यार और भरोसा हमारे काम करने के जज्बे को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। आपका प्यार विश्वास हमेशा हमें मिलता रहेगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे। अभी हमारे 300 से 400 लगातार चैनल पर आ रहे हैं, जिसमें पॉडकास्ट है, हथाई है, देश दुनिया, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में जिक्र करते हैं, खेल खिलाड़ी, जिसके बारे में हम विभिन्न प्रकार के खेलों के वीडियोस बना रहे हैं। अभी बहुत जल्दी ग्राउंड रिपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपने जैसा प्यार दिया है उससे कई गुना ज्यादा आपका प्यार मिलता रहेगा। आपके भरोसे को
हमेशा बनाए रखेंगे। पूरी टीम अल्टीमेट इंडिया 360 की तरफ से सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अल्टीमेट इंडिया रे मार्फत सबने मारू निवेदन है जालोर सिरोई सब आपे મળે और जालोर सिरोई रो कण तरीका से विकास करे का अल्टीमेट इंडिया रे मार्फत पोसाम जियो और मोने आरो पे आगे भेजे हमने संजोग दिक्कत भी हल करवानी और मैंने काम करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपके चैनल और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे। अल्टीमेट इंडिया की टीम को एज एक्स एमएलए पूराराम चौधरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी टीम है जो अल्टीमेट इंडिया जो चैनल है, मुझे लगता है लोगों को जब ये समझ में आ जाएगा, समझ में तो आ गया है, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन सारा जब चैनल देखेंगे तो आपकी टीम को, आपके डायरेक्टर को और आपके सभी को लोग धन्यवाद देंगे कि अल्टीमेट इंडिया जो एक चैनल आया है तो सभी जनता देखे, जनता जनार्दन से ये निवेदन है कि ये चैनल आप जरूर देखें। जसराज राजपुरोहित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जालोर। अल्टीमेट इंडिया टीम को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये टीम अल्टीमेट इंडिया टीम उन्नति के पथ पर अग्रसर होगी और क्षेत्र की इस क्षेत्र से जुड़ी सारी समस्याओं को लेकर आप दूरदर्शी व बहुआयामी सोच के साथ आम जन को जोड़ते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, ये मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अल्टीमेट इंडिया 360 अल्टीमेट इंडिया 316 से अल्टीमेट इंडिया 360 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें